तो ख्वातीन हज़रात आदाब, मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार, हर संडे आपसे 6 बजे मुलाकात करते हैं और आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, जिनसे उम्मीद की किरण हमारी ज़िंदगी में पैदा होती है, जागती है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग करें। हम हमेशा आपको उनकी कहानी सुनाते हैं, मगर कभी भी हम उनको आपके सामने नहीं लेकर आए। तो इस बार हमने सोचा कि आप जिनकी कहानी हम आज आपको सुनाने वाले हैं, क्यों ना आज हम उनसे रूबरू आपकी मुलाकात कराएँ। भई आपकी का इनकी कहानी तो आपने पढ़ी है और मैं आज सुना भी दूँगी, लेकिन क्या ही अच्छा हो जब वो शख्स खुद हमारे सामने हो, हमारे साथ हो। तो ख़वातीन और हज़रात मैं ख़ैर मक़दम करती हूँ मंगरू पैडमैन का जिनका असली नाम मैं चाहती हूँ वो खुद बताएँ कि आपका असली नाम क्या है? मंगरू पैडमैन? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत नमस्ते और आभार कि आपने हमें मौका दिया। मेरा नाम मंगेश है और बेटर इंडिया के माध्यम से देश के हर एक युवा को मेरा नमस्ते और जोहार। हम लोग झारखंड में नमस्ते को जोहार कहते हैं। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को जोहार। जोहार हमारी तरफ से भी जोहार मंगेश जी मगर मैं आपको मंगेश जी नहीं कहूँगी, मैं आपको मंगरू पैडमैन कहूँगी क्योंकि मुझे ये नाम इतना पसंद आया जब मैं आपकी कहानी पढ़ रही थी। और इससे पहले कि हम अपने ऑडियंस को बताएँ कि आप कौन हैं, आप क्या हैं? मैं थोड़ा-सा मंगरू पैडमैन के बारे में बताना चाहूँगी। कि क्या कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी में कोई 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़ के जी हाँ, ख़वातीन और हज़रात ध्यान दीजिएगा, 5 सितारा होटल की नौकरी छोड़ के अपनी ज़िंदगी का जो प्रोफ़ेशन है उसको गिव अप करके एक ऐसी दुनिया में चले जाना जहाँ पे आदिवासी हैं, जहाँ पे गाँव हैं और एक ऐसी पढ़ाई करके जब आप होटल मैनेजमेंट करके करते हैं तो ऑब्वियसली जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं या जिनकी जो जो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर कोई उनसे कहे कि भई होटल मैनेजमेंट करके आप वापस जाएँगे गाँव में काम करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मंगरू पैडमैन ने ये कर दिखाया और मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे हुआ ये? मतलब कहाँ 5 5 स्टार होटल की नौकरी और होटल मैनेजमेंट इतनी फैंसी लाइफ़ और कहाँ ये झारखंड की गलियाँ? ऐसा हुआ कि मेरे माता-पिता रांची शिफ्ट किए थे दुर्गापुर से। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो दुर्गापुर में हुआ, पश्चिम बंगाल में। जी, जी। जब मैं रांची आया मैंने अपना करियर शुरुआत किया था ओबरॉय के साथ, ओबरॉय ग्रैंड कलकत्ता, उसके कोलकाता, उसके बाद मैरियट्स पुणे और जी। फिर मैं रांची आया। हुँ, तो रांची जब आया तो जैसे आजकल के हर एक बच्चे बड़े प्रोएक्टिव होते हैं, जानना चाहते हैं और गूगल से जानना चाहते हैं वो। हाँ, विकिपीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं बिल्कुल। रादर देन गोइंग ऑन द ग्राउंड। तो हाँ, इसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं रांची आया तो वहाँ पे मैं रेडिसन ब्लू एक होटल है, मैं वहाँ जॉइन किया और साथ ही साथ मैं कुछ एग्ज़ाम्स का भी तैयारी कर रहा था। ऐज़ यू नो एक बिहारी जी, इंस्टिंक्ट सबके अंदर में हो मैंने आपकी जी। कहानी में पढ़ा है वो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और ज़ाहिर-सी बात है वो आईएएस ऑफ़िसर बनने की बात होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, तो। तो बिल्कुल सही क्योंकि हम लोग मिथिलांचल से आते हैं और वो एक इंस्टिंक्ट्स होता है कि हाँ, सब कोई चाहते हैं कि यूपीएससी ही क्लियर करना है, संघ लोक सेवा आयोग का ही एग्ज़ाम क्लियर करना है। जी, बट ऐसा नहीं है। आई फील दैट वी ऑल कैन डू आवर ड्यूटी विदाउट यूनिफॉर्म आल्सो। हाँ, तो इसी दौरान जब मैं आया तो फिर पिताजी कहने लगे कि कितना दिन तुम इस तरह से बैठ करके करोगे? हाँ, तो व्हाई नॉट यू गो अहेड एंड लुक फॉर अ जॉब क्योंकि मैं हुँ, एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड आई हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर माय सोशल वर्क और व्हाटएवर हाँ, इट इज़। हाँ, तो इसी दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे होटल आ रहा था रेडिसन ब्लू। जी, इट मैंने वाज़ अ पढ़ा। प्री ओपनिंग हुँ, टीम मैंने वहाँ पे जी, तो मैंने वहाँ पे जॉइन करा। और जैसे ही मुझे छुट्टी मिलता था और मैं ये जनजातीय बहुल क्षेत्र जो रांची के आस-पास, हाँ। खूंटी हो गया, तमार हो गया, जोन्हा हो गया, सिल्ली हो गया, मैं घूमता था। तो इस दौरान कुछ ऐसे इंस्टेंस हुए और तब मैंने रियलाइज़ किया कि गूगल या विकिपीडिया जैसे आपको दुनिया दिखाता है, वैसा ग्राउंड रियलिटी नहीं होता है। बिल्कुल तो मंगेश जी और झारखंड को मुझे आपकी कहानी में ये बात सबसे अच्छी लगी जब मैं उसे लिख रही थी जो आपने कहा है कि जैसी दुनिया इंटरनेट पे दिखती है और जैसी दुनिया हमें विकिपीडिया दिखाता है जो फोटोज पड़े होते हैं पिकनिक स्पॉट के ये वो और जब मंगेश जी वहां गए वो घूमने गए तो उन्होंने बिल्कुल एक अलग दुनिया देखी वो दुनिया जो उस इंटरनेट से बिल्कुल अलग थी और मैं अपने ऑडियंस को यहाँ ये बताना चाहूंगी हाजरीन के
वो जो चीज थी मंगेश जी को, उसने उन्हें झंझोड़ के रख दिया। तो थोड़ी सी कहानी मैं भी आपके साथ आपकी सुनाऊंगी मंगेश जी, बीच बीच में रोक के आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मतलब वो एक यंग लड़का, सोचिए आप, एक यंग लड़का है जो अभी अभी होटल मैनेजमेंट करके आया है और फिर वो घूमने निकलता है। तो मैं समझती हूँ कि ये किसी भी शख्सियत का एक सेंसिटिव होना दर्शाता है कि वो सिर्फ उस पिकनिक को नहीं देख रहा, वो वहां घूम नहीं रहा, बल्कि उसको जो वहाँ की चीजें हैं वो हर्ट कर रही हैं, कि जो वहाँ पे घट रहा है वो हर्ट कर रही है, वहाँ के लोगों की ऐसी हालत क्यों है। इस तरह के जो सवाल हैं वो मंगेश जी के अंदर पैदा हुए। मैंने सही कहा मंगेश जी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि हम सब युवा हैं, पूरा देश युवा है। हाँ। और मेरा ये अपना सोच है युवा होने के नाते कि हम सब एक हाईवे पे खड़े हैं, और जहाँ जी। पे हाईवे के राइट हैंड साइड में एक बड़ा लुक्रेटिव करियर कल्चर है, जी। जहाँ पे आप कहें तो डिस्को कल्चर है, पब हाँ। कल्चर है, राइट। नौकरी पाना है, एवरीवन वांट्स टू गो एंड सेटल डाउन इन दिल्ली, बॉम्बे, या यस। तो फिर किसी को बाहर जाके सेटल होना है विदेशों में। विदेशों लेकिन में जाना। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा मास है, ऐसा हम्म। जनमानस है जिसके पास में सोच नहीं है कि जिंदगी को कैसा जिया जाए, जिनके पास में शायद 2 वक़्त की रोटी नहीं है, जिनके पास में हर रोज़ ज़िंदगी जीने के लिए एक जद्दोजहद की उनको संघर्ष करना पड़ता है एक बहुत बिल्कुल। बड़े स्तर पे। और ये जो जनमानस है, ये हमारे देश को 60% से ज़्यादा रिप्रेज़ेंट करता है। अब आप उसे रूरल इंडिया कहें या ग्रामीण भारत कहें, या आप जैसा चाहें आप उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ यूथ हमें तय करना है कि हमें राइट हैंड साइड के लिए काम करना है या लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करना है। तो मैंने हाज़रीन लेफ्ट हैंड गौर, साइड को चुना। वाह वाह! हाज़रीन गौर करिए, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी है कि ये आपको चूज़ करना है कि आपको राइट हैंड साइड को चूज़ करना है या आपको लेफ्ट हैंड साइड को तय करना है। मगर मंगेश जी ने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया। और मंगेश जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें और पढ़ी हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा जो आपने रात को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा-सा जी। बताएँ कि वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? शुरुआत जी। शुरुआत मेरी वहीं से शुरू होती है, रात्रिकालीन पाठशाला से। तो लगभग 15 गाँवों में हम लोगों ने रात्रिकालीन पाठशाला वहाँ पे शुरू किया, हुँ। और शुरू करने के पीछे में एक बहुत बड़ा कारण था। अब समझिए कि हम जिस प्रदेश से आते हैं, हुँ। झारखंड से, जो हुँ। मेरा कर्म भूमि है। हुँ। झारखंड में क्या है, ये बड़ा एक विडंबना है, मैं किसी सरकार को कोस नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी चैलेंजेज़ हैं, लेकिन आप हर एक गाँव में एक स्कूल का स्ट्रक्चर ज़रूर आप देखेंगे। हाँ। स्कूल का स्ट्रक्चर आपको ज़रूर दिखेगा, हुँ। सरकारी स्कूल का स्ट्रक्चर। हुँ। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से शिक्षा पे पॉलिसीज़ बनने चाहिए थे, हमारे सरकार ने, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि झारखंड का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली गाँव के संदर्भ में। हाँ। लो मैं चल के आप एक गाँव में। हाँ, जी, तो मंगरू जी, इसमें जो सबसे अहम जो मेरा सवाल था, देखिए पॉलिसीज़ तो सब सरकार की अलग-अलग है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो अ मतलब मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी कहानी में ये लगी कि या तो हम वेट करें कि कि भई ये पॉलिसी बनेगी, ये होगा। एक एक चीज़ होती है कि चलो अब जो भी हमारे पास साधन है, जो भी मौजूद है, उसके साथ हम अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं मैन पावर को यूटिलाइज़ करना उसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छी तरह से किया। आपने कोई वेट नहीं किया कि ये स्ट्रक्चर आएगा, ये होगा, वो होगा। आपने कहा चलो मैं हूँ एक अकेला आदमी और मैं अब रात को जितने ही बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये सोचे बगैर मुझे और इसको जी, हाँ। इसमें मैंने छोटा-सा डाइवर्सिफाइड किया, हो सकता है व्यूअर्स आपसे कभी पूछें हाँ। कि मंगेश तो अकेले नहीं पढ़ा सकता है, दैट्स फॉर श्योर। हाँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोटा-छोटा टीम बनाया, जो ग्रेजुएशन कर चुके थे उस गाँव से, लेकिन जो पहली प्लस 2 कर चुके थे। लेकिन पहली जी, क्लास तो आपने अकेले शुरू करी ना? जी, पहली क्लास जो हाँ। थी वो मैंने अकेले शुरू करा था, हाँ, हाँ, और हाँ। धीरे-धीरे फिर उसमें लोगों को जोड़ा, और हुँ। मेरा प्रायर फ़ोकस था वहाँ पे ग्राम सभा करने के बाद गाँव वालों ने निर्णय लिया और हुँ। हमने कहा कि आप ₹5 डिपॉज़िट कीजिए या 500, वो पैसे मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हुँ। वो जो पैसा आप जो डिपॉज़िट कर रहे हैं, उसमें से लगभग 20% उन वॉलंटियर्स को जो उनके गाँव के, और 80% पैसा जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, उनको ये नहीं कि कैश दे करके, इन द फॉर्म ऑफ गुडीज, जैसे किसी के पास बैग नहीं है, किसी के हाँ। पास जूते नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास कॉपियां नहीं है, किताब नहीं है, तो उसमें गए, तो वो काफी क्लिक किया। तो रात्रिकालीन पाठशाला जो शुरुआत हुआ था 5 बच्चों से, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में 500 बच्चे आते हैं।
अलग अलग पॉकेट्स में। मंगेश जी, मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स, जो भी हमारे ऑडियंस है जो देख रहे हैं। देखिए, जब पहले हम, अगर ये इंतजार किया जाए कि नहीं जब सब होगा तब लोग साथ आएंगे, हमें जब जब हम एक छोटा सा काम करना शुरू करते हैं, बहुत अच्छा शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब बनता गया। आप अकेले सफर पे निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सफर अगर अकेले शुरू हुआ है तो वो खत्म भी अकेले होगा, मगर इस कारवां में, इस पूरे रास्ते में बहुत सारे लोग जो आपके उस काम को देख के मोटिवेट होते हैं और आप उनको लगता है कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो मंगेश ने अपने बिल्कुल। गांव में लोगों करके दिखाया कि अरे ये लड़का यंग है, इतना अच्छा काम कर रहा है, चलो अब हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्राम पंचायत साथ आई, गांव वाले साथ आए और बहुत सारे लोग साथ आए, वॉलंटियर्स पढ़ाने लगे। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो वॉलंटियर्स वहाँ पढ़ाने आए थे, उनको, मैं ये नहीं कहती कि उन्हें प्रॉपर रोजगार कोई मिला, लेकिन हाँ उन्हें एक अच्छा एक कुछ साधन मिला जिससे कुछ पैसे आने लगे जो वो काम कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी मुझे दूसरी उपलब्धि लगती है। और इसके बाद मैंने देखा कि आपने वो जो मंगरू पैडमैन का जो सफर है, मंगेश जी, वो मुझे जानना है। क्योंकि ऐसी जगह पे माहवारी के बारे में बात करना, पीरियड्स के बारे में बात करना, मतलब शहरों में भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, सब जानते हैं। मगर अगर आप पैड लेने जाओ केमिस्ट में, केमिस्ट के पास, तो वो आपको ब्लैक पॉलिथीन में रख के देता है। तो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में भी ये इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने उस जगह पे कैसे कर दिखाया? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जबान, अपने लफ्जों में बताएं हमारे ये ऑडियंस को। ये कहानी इस तरह से शुरुआत हुई इस कहानी की कि एक गांव है, वहां पे सुदूर गांव है रासाबेड़ा। जी। और वहाँ आसपास में कुछ लोग जो है वो मूसली का खेती करते हैं, मूसली फार्म जो हम लोग खाते हैं हम्म। ब्रेकफास्ट में या जो करते हैं। हम्म। तो वहां पे वो बड़े एक सख्त हिदायत दिए थे कि जब भी महामारी हो या पीरियड्स हो, वो हम्म। महिलाएं उस फार्म में काम ना करें। तो लोग ओके। बड़े चिंतित थे। मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा समझने के लिए कि सैनिटरी पैड क्या होता है। तो मैं एज एन एक्टिविस्ट वहां पे समझने गया था। और अगर आप देखेंगे हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, हम्म। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जनजातीय भाई बहन जो है वो रोज के दिहाड़ी या मजदूरी पे डिपेंड मजदूरी होते करते हैं। हैं जी, उनके बिल्कुल। लिए उनके लिए 100 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, 100 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो काफी वो राइट। चिंतित थे। तो वहां पे जब हम गए तो देन आई रियलाइज कि ये इशू है। तो उसमें से फिर एक महिला से मेरी बात होने लगी एंड देन वो जो फिर जब मैं जाना तो फिर मैं खुद को पूछा कि इज दिस द 21st सेंचुरी इंडिया? हम लोग जो 21वीं सदी कह रहे हैं, क्या ये सही में 21वीं सदी है? फिर मुझे खातिन पता चला हजरात, कि वहां की ख्वातिन हजरात, मैं आप लोगों से मंगेश जी का सवाल पूछे जाती हूँ कि क्या ये 21वीं सदी है? क्या ये 21वीं सदी है जहां पर हम आज एक महिला को उसकी उसके काम से बेसिकली वंचित कर देते हैं, ये कहकर कि तुम्हें माहवारी हो रही है, तुम प्योर नहीं हो, तुम काम नहीं कर सकती? ये मैं आपसे जी। पूछना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में बताएं हमें कि क्या ये 21st सेंचुरी है? जी मंगेश जी। तो इसी दौरान फिर क्या हो, जब हम करने लगे तो फिर पता चला कि या तो वो कपड़े का ही इस्तेमाल करती हैं, नहीं तो फिर वो घास का इस्तेमाल करती हैं, नहीं तो हम्म। फिर हम लोग अपने ट्राइबल लैंग्वेज में छाउल कहते हैं। अच्छा। जो आप जब लकड़ी से खाना बनाते हैं तो वो जो ऐश जो होता है, हाँ हाँ, उसको पैट के फॉर्मेट में यूज करते राख हैं। कहते हैं उसे, राख, हाँ। राख, हम्म। करेक्ट, राख। हम्म। राख कहते हैं। काफी बार मैंने जब झारखंड को बहुत रिगरसली ट्रैवल किया, तो हम्म। जो कोल बेल्ट्स है, धनबाद हम्म। हो गया, रामगढ़ हो हम्म। गया, जहाँ पे कोल माइंस में जो मजदूर काम करते हैं, महिला मजदूर, हम्म। वो इवन चारकोल डस्ट को भी एज अ पैड के फॉर्मेट में यूज करते हैं। शहर के जो सब अर्बन जो झुग्गी झोपड़ी हैं, हम्म। वहां पे मैंने देखा कि काउ डंग, जिसको गोइठा कहते हैं, जलावन, हाँ। जो गाय हम्म। के उससे जब आप बनाते हैं हाँ। सुखा के जलावन, तो उसको भी वो ऐसे बुर्दा, मतलब एनीथिंग विच सोक्स ब्लड, वो हाँ। उसको पैड के फॉर्मेट में यूज करते हैं। और तो यहाँ पे दैट मैं वाज रियली सो। एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ये सोचिए कि ये कितना हार्मफुल है, हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। आप जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप सोखने के लिए यूज कर रहे हैं, ये एक हार्मफुल चीज है मेडिकली। तो मंगेश जी आगे तो इसके बताएं। बाद फिर हम घर आए। घर आने के बाद में हम अपने माता जी को बताएं कि माता जी, हमें इस पे काम करना है। तो माँ मेरे से 7 दिन बात नहीं की, ऐसा लगा कि वो कोमा में चली गई। मैं मेरा असल में यही सवाल था कि
कैसे एक लड़का आके अपनी माँ से ये बात ये सवाल पूछेगा, तो जाहिरी बात है उनको लगेगा भाई ये क्या हो गया, मतलब ये कौन सा ये मतलब आपका जवान लड़का बाहर से आके आपको सीधा माँ से इस बारे में बात कर रहा है। तो वो एक और चीज मैं मुझे अपनी ऑडियंस से ये कहनी है कि ये बहुत ही अच्छी, मतलब ये ये एक रिश्ता भी दर्शाता है एक माँ बेटे का। मुझे लगता है कि हम सबको अपनी अपने बच्चों को वो कंफर्ट देना चाहिए कि हमारे बच्चे आके अगर कोई बात है, और वो भी ऐसी बात है जिसके लिए मना किया जाता है कि ये बात नहीं करनी है, वो अपने पेरेंट्स से आके पूछ पूछ सकें, तो वो स्पेस भी देना होता है। लेकिन हाँ, मंगेश जी की तरह शायद बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी जो 7 दिन तक मंगेश से बात नहीं करेंगी। मगर आप आगे की कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब उनकी माँ ने उनके साथ कैसे सपोर्ट किया। जी मंगेश जी। तो फिर अल्टीमेटली फिर माँ रियलाइज की 7 दिन के बाद में, तो माता जी बोली जो तुम तो अच्छा जॉब तो छोड़ के आ ही गए हो, यहाँ हम्म। वहां भटक ही रहे हो, लोगों में काम कर ही रहे हो, लेकिन ये हम्म। एक ऐसा मुद्दा तुमने चुना है कि शायद ही गांव वाले तुमसे इंटरैक्ट कर पाए जैसे कि दूसरे मुद्दों पे एग्जैक्टली। तुम, तो ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। उस दौरान क्या होता था कि जो मेडिकल स्टोर होते थे, हम्म। फार्मेसी की दुकान जो होती थी, मैं जाता था वहां पे, हम्म। सैनिटरी पैड का डब्बा लेता था, देखता था, फिर मैं वापस आ जाता। तो एक हम्म। दिन एक दुकानदार ने हमें टोक दिया 5-6 दिन के, और तुम करने तो नहीं हो, बस देख के चले जाते हो, क्या है हाँ, क्या बात है। वो किसी को तुम्हें देना है कि क्या बात है। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा ऐसा है और हम चाह रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो हम प्राइसेस समझ रहे थे, क्योंकि माता जी ने कहा था कि मार्केट में जाकर के समझो कि ये हम्म। प्राइस इसका कितना है, नहीं है, कैसे तुम कर सकते हो। तो जब मैं घर पे आया तो फिर मैंने माँ के साथ डिस्कस किया कि इसको ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हम्म। एंड इसके पीछे फिर मैं आऊंगा, मैं पिछले 4-5 सालों से इस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके हम्म। बाद फिर क्या नतीजा आया मैं आता हूँ उस पे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ यूजिंग द सैनिटरी पैड। तो हम्म। माता जी ने कहा कि ऐसे तो हम लोग नहीं बांट पाएंगे, तुम्हारे पास जो सेविंग्स था ऑलरेडी वो सेविंग्स तुम लगा चुके हो। मैं हम्म। उन गाँव में छोटा छोटा जैसे कि व्यायामशाला भी खोला था, फिर आने जाने के खर्चे थे, और फिर हम्म। छोटा छोटा काम भी किया, तो बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं था मेरे पास। जी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मार्केट से जो है हम लोगों ने प्योर मसलिन क्लॉथ, जो होता है प्योर कॉटन या सूती कपड़ा, हम्म। उसको माता जी ने पैड के फॉर्मेट में उसको बनाया, और मैंने उस मुहिम को 3 फेज में रखा। जी। पहला था कि मुझे अवेयर अवेयर करवाना था, जी, क्योंकि मैं पहले कभी भी नहीं अवेयरनेस चाहता जरूरी हूँ है। कोई। अगर आप, हाँ, मैं यहाँ ये जानना, मैंने जब आपकी कहानी में पढ़ रही थी उसमें बहुत अच्छे से आपने 3 चरण बताए हैं कि भाई पहले अवेयरनेस जरूरी है कि लोगों को पता तो चले कि भाई ऐसी कोई चीज है जो आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको राख की और आपको गोबर की और आपको पत्तों की और घास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी दुनिया में काफी बार मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को, खासतौर से जो छोटी जगहें हैं वहां पर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है बेसिकली। जी मंगेश जी। जी, तो मेरा पहला चरण था कि लोग अवेयर हो, क्योंकि जब तक आप अवेयर होंगे नहीं कि वो सामान आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अवेयर नहीं होंगे कि वोट क्यों देना है, किसे देना है, किसको देना है, तो आप एग्जैक्टली। घर से नहीं निकलेंगे। तो मेरा पहला था कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गांव वाले मेरे ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि स्वामी जी ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, और एंड ही हैव ऑलवेज एम्फेसिस कि तुम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउनपोर कर दो एक पर्टिकुलर गांव में, वो गांव तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहां के लोग खुद नहीं चाहेंगे कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। वेरी गुड। तो पहला चरण मेरा वहीं से इंस्पायर्ड था। दूसरा था कि उनको सैनिटरी पैड मुहैया करवाना, और थर्ड था उसका डिस्पोजल। नाउ डिस्पोजल पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो पहला था अवेयरनेस, दूसरा फिर मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करता था कि दिस इज हाउ अ सैनिटरी पैड लुक्स लाइक, और हम लोग इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। एंड यस, फिर थर्ड था कि आप कैसे इसको डिस्पोज करें, जहां तहां नहीं फेंकें। तो डिस्पोजल वाला पार्ट जो आया वो, उसमें मेरे बहन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं उससे पूछता रहता था कि तुम कैसे डिस्पोज करते हो, तो शी वाज लाइक कि भैया हम लोग स्कूल में जब थे तब डब्ल्यूसी में डालते थे, फ्लश कर देते थे या जहां तहां फेंक देते थे। अब अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा स्टडी करें, तो जो ये मेरे डेटाज या रिकॉर्ड्स नहीं है, मैं पहले आता हूँ कि लोगों को क्यों यूज करना चाहिए, स्पेशली हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की डेटा क्या कहती हैं कि पूरे देश में लगभग 83.5% महिलाएं जो हैं वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जिसमें से वेयर माय स्टेट स्टैंड्स, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़
सब 80 से 85% के बीच में खड़े हैं। झारखंड इज अबाउट 81.2% रफली, जहाँ पे इतने सारी महिलाएं, मतलब ऑलमोस्ट आप समझे कि 10 में से 8 महिलाएं जो हैं वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस कर रही हैं। नाउ माय कंसर्न इज दिस कि इसके हेल्थ हैजार्ड तो बहुत ज्यादा है। बहुत ओवेरियन ज्यादा है। डिजीज के, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। और खास तौर पे हमारे झारखंड में अमूमन देखा गया है कि 35-40 तक महिला पहुंचते पहुंचते उनका यूट्रस का ऑपरेशन करना ही पड़ता है। एंड समवेयर वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, बिकॉज आप जब उस डेटा को सेग्रीगेट करेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को, तब आप देखेंगे कि ज्यादातर स्कूल के बच्चे जो फर्स्ट टाइम मोनार्की कहें या प्यूबर्टी कहें, जो अटेंड कर रही हैं, जिनको फर्स्ट टाइम मासिक हो रहा है, हाँ, वो ज्यादा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करती हैं। इसलिए एंड करती हैं इट इज क्योंकि रियली वेरी डेंजरस। मंगेश जी इसलिए करती हैं क्योंकि बेसिकली उनसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की होती है, उनको ये बताया नहीं जाता कि करेक्ट। क्या करना है, कैसे करना है। माओ के पास भी उतना स्पेस नहीं होता है। और एक अब तो दिल्ली में तो खासतौर से अब स्कूल्स में ये सब कंडक्ट होने लगा है, लोग आते हैं, बात करते हैं, लेकिन मुझे याद है जब हमारे टाइम में हमें स्कूल में कुछ नहीं बताया गया था कि कैसे इसको क्या चीज करनी है। लेकिन ये बात घरों से आनी चाहिए, और वही इसीलिए वो बच्चियां जो हैं अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करती है, जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा कि इसका प्रोसेस क्या है, वो कर ही नहीं सकती उस चीज। और मैं समझती हूँ ये शुरुआत आपने करी बताने की बिल्कुल, एटलीस्ट कि ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे समाज का विडंबना है कि हाँ हम सब महिला सशक्तिकरण को कोई एक या दो महिला से जोड़ के देखते हैं। आज आप भी महिला हैं, जी। आप भी सशक्त हैं। या मान लीजिए हमारे झारखंड से दीपिका कुमारी जी आती हैं जो गोल्ड हाँ। मेडल लाती हैं। हम्म। माउंट एवरेस्ट करने वाली पर्वतारोही हैं बहुत हम्म। सारी महिलाएं। हमारे हम्म। देश के ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं जो महिलाएं। हम्म। लेकिन क्या समाज का निर्माण या हम्म। महिला सशक्तिकरण का परिभाषा सिर्फ एक या दो महिला को लेकर के करना है या सारे महिलाओं को लेना है? तो हमें उस मास को केटर करना पड़ेगा, जी। तभी हमारे महिलाएं सशक्त होंगी। दूसरा चीज है, अगर घर के चार दीवारी में अगर हमारे घर की बच्चियां, हमारे गांव की बच्चियां अगर इस चीज पे बात नहीं कर रही हैं, तो कल के समय में वही बच्चियां शायद दिल्ली जा रही हैं, बॉम्बे जा रही हैं, कलकत्ता जा रही हैं, हाँ। काम के सिलसिले में हम्म। या रोजगार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में। तो उनके साथ अगर कुछ अत्याचार होगा तो क्या वो आवाज उठा पाएंगी? नहीं। तो इसको आप हम्म। ओवरऑल सोशल बिहेवियरल चेंज कहते हैं। तो मेरा हम्म। प्रायर फोकस उसी पे है कि हम्म। लोगों का व्यवहार में परिवर्तन हो, एक पॉजिटिव परिवर्तन हो, हाँ। ताकि वो बच्ची जब अपने घर में सशक्त होगी तो धीरे धीरे आने वाले जब वो 20 साल में अटेंड करेंगी तो शी विल बी फुल्ली एम्पावर्ड, और वो खुद को ये कह सकती हैं कि हाँ हम सशक्त हैं। तो ख्वातीन हजरात, हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जो कि बेसिकली अनहाइजीनिक प्रैक्टिस करती हैं। अब और वो इसलिए करती हैं क्योंकि मैंने जो देखा है वो कि उनको कोई बताता नहीं है कि बेसिकली करना क्या है। हाँ, घर में आप बात नहीं कर सकते, माँ से बात नहीं कर सकते, बहन से बात नहीं कर सकते, बेसिकली आप सीखते अपने पीयर ग्रुप से हैं। तो वो जो पीयर ग्रुप है वो भी उतना ही जानता है जितना आप जानते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि कैसे आप मंगेश जी ने उन तमाम लड़कियों को टारगेट किया है और इस परेशानी को सबसे ज्यादा उन्होंने सॉल्व कैसे किया है। मंगेश जी बताइए आप अपनी इस पूरी मंगरू पैडमैन की इस पूरी सफर में। फौजिया जी, सबसे पहले है कि हम सबको बात करना पड़ेगा इस हम्म। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। हम्म। दूसरा है कि घर के संदर्भ में आप देखे होंगे कि लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, और ये बायोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसपे हम हम्म। सबको खुल के आना पड़ेगा। खास हम्म। तौर पे ये तो अर्बन एरियाज की बात होगी। रूरल एरियाज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे लोग अभी भी थोड़ा सा शायद अर्बन एरियाज के सोच के मुकाबले में कहीं शायद वो और डरते हैं, हिचकिचाते हैं बात करने में। तो हम्म। वहां पे समाज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके FLWs कहें या जनप्रतिनिधि कहें और गार्जियन और पेरेंट्स कहें, उनको इन्वॉल्व करते हुए मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैलेंडर बने गांव के संदर्भ में, जिसमें डिटेल्स हो, और प्रॉपर एडवोकेसी करे। FLWs जो है, ANM हम्म। और आशा दीदी, वो गांव तक पहुंचे, वो गांव पे जा भी रही हैं। बस एडवोकेसी करना है, बात करना है कि उन बिल्कुल। दिनों में इन सारों को बरतना है, हाँ। और इसकी तरह से सब धीरे धीरे अपने समाज को सशक्त कर पाएंगे। वेरी गुड। तो मंगेश जी मैं एक और चीज मैं अब अपनी ऑडियंस से बात करना चाहती हूँ मंगेश जी के साथ कि ख्वातीन हजरात, जब भी हम
हमारे घर के बच्चे कोई ऐसा एक कोई चीज ऐसी चुनते हैं जो इसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमको लगता है यार इतनी महंगी पढ़ाई की है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, अभी तो बाहर जाओ। आजकल सबका एक 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 कामयाबी का पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है कि जब हम किसी बड़ी जगह पे काम करते हैं, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हमारे इतने लाख का पैकेज होता है, या हम बाहर अब्रॉड ट्रैवल कर जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई वहां मेरा बच्चा तो वहां काम कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मंगरू पैडमैन एक ऐसा एग्जाम्पल है, मिसाल है हम सबके लिए, कि सिर्फ ऐसा करियर चूज करना ही जिंदगी में कामयाबी का पैरामीटर नहीं है। कामयाबी वो है जब आप अपनी सोसाइटी को जो आप वापस कुछ देना चाहते हैं, और वो भी इतनी कम उम्र में आप देना चाहते हैं। अमूमन हमें सोशल वर्क का ख्याल आता है जब हम रिटायर हो जाते हैं, अब लगता है चलो अब कुछ काम करें, या कभी कभी लोग जॉब के साथ भी करते हैं। मगर मंगरू पैडमैन एक ऐसी मिसाल है हम सबके लिए, आज के यूथ के लिए, जब हम भाग रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं करते, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो सुकून और काम और कामयाबी जो है वो बड़े शहरों की बपौती नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, वो बड़ी डिग्री की बपौती नहीं है। अगर आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह है तो आप मंगरू पैडमैन से सीखिए कि कैसे अपने इलाके की चीजों से ही उन्होंने ना सिर्फ वो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि जाहिर सी बात है जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी रोजगार मिला है, और वो सब वहीं रह के, मतलब उन्हें माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं पर, कि वो माइग्रेट करके कहीं जाएंगे, अपना घर बार छोड़ेंगे, वहां काम करेंगे, बल्कि वो जहाँ के हैं वो वहीं पे काम कर रहे हैं। तो मंगरू पैडमैन, मैं आज की यूथ के लिए आपसे छोटा सा एक मैसेज चाहती हूँ, जब आप लोगों से कहें, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, खास तौर से आजकल के माहौल में जब सब लोगों की नौकरियां छूट रही हैं और लोग परेशान हैं, और तो उन्हें 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 कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए? मैं यही कहूंगा कि पहला चीज है कि संयम को ना खोएं, जो रियलिस्टिक है। हाँ। व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में फंसे ना रहें, जो रियल जो है, जो अभी का जो समय है, हमें उस समय के साथ चलना पड़ेगा। और चार्ल्स डार्विन भी यही कह रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो संयम रखें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हर एक महिला को इज्जत दें, चाहे वो आपकी घर की हो या कहीं रास्ता चलते हुए कोई भी महिला हो। अमूमन देखा गया है, ये हमारे समाज का विडंबना है कि हम माँ कामाख्या में 4 दिन का फास्टिंग रखते हैं उस पर्टिकुलर महीने में, और लोग वहां जाते हैं कि ऐसा प्रथा है कि माँ दुर्गा वहां पे ब्लीड कर रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो आपके घर के 4 दीवारी के भीतर जो माँ दुर्गा है, वो आपके लिए माँ कामाख्या है। तो रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल वुमेन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। तो मेरा यही रहेगा युवाओं से कहना कि संयम रखें, खुद को एंगेज रखें, खूब सारा एक्सरसाइज करें, प्रिकॉशंस लें, प्रिवेंशंस लें, समाज को बचाएं और एक साथ समाज को लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मंगरू पैडमैन जी। और ख्वातीन हजरात, मैं फौजिया दास्तान गो द बेटर इंडिया आपके सामने ऐसी बहुत सारी और कहानियां लेकर हम आने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो जाहिरी बातें आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा करेंगे। तो आज थे हमारे साथ मंगरू पैडमैन। मैं अगले रविवार संडे को शाम को 6 बजे फिर आपसे मिलूंगी किसी एक और नए चेहरे के साथ, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जिंदगी की कहानी क्या है। लेकिन मैं अगर आप द बेटर इंडिया से कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट्स में यहाँ पे लिखिए हमें और बताइए कि आप किन लोगों से इस पूरी सीरीज में और मिलना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आपके सामने ला सकें। और हमारी खास तौर से जो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को नहीं लेकर आते। हमारी नजर में मंगरू पैडमैन जैसे लोग सेलिब्रिटी हैं जो कि कहीं छुप के काम कर रहे हैं, और द बेटर इंडिया की यही एक खास मुहिम है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर, अपनी नियत के ऊपर, अपने जज्बे के ऊपर। तो खातिन हजरात, हम सलाम करते हैं इस जज्बे को, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया फौज